देखिए, हॉकी जो है बहुत पहले से ही ओलंपिक में है। 1908 में पहली बार लंदन ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया, जिसमें 5 देश खेले। इंग्लैंड उसमें विजेता रहा। उसके बाद 1912 में उसके बाद जो स्टॉकहोम ओलंपिक था उससे हॉकी हटा दी गई। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हॉकी यानी कि ओलंपिक गेम्स ही नहीं हुए। 1920 में एंटवर्प में जब दोबारा हॉकी को शामिल किया गया तो उसमें 4 देश थे। इंग्लैंड फिर चैंपियन बना। 2 बार इंग्लैंड ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन 1924 के पेरिस ओलंपिक में ये कहकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हॉकी को ओलंपिक से हटा दिया कि इसकी कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं है जो इसको कंट्रोल करती हो, जो इसके रूल बनाती हो, नियम कायदे कानून बनाती हो। तो उसके बाद जाकर पॉल लाउट ने सन 1924 में 7 जनवरी को पेरिस में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का गठन किया और उसके बाद 7 नवंबर सन 1925 को ग्वालियर में भारत में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई और उसको मान्यता भी मिली। तो जब ये संस्थाएं बन गई इंटरनेशनल संस्था उसके बाद भारत की, तो उसके बाद 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी फिर शामिल की गई। कुलविंदर जी, आप इतने समय से हॉकी से जुड़े हुए हैं, तो अब की हॉकी में और जो आज से 20 वर्ष पहले या फिर 40 वर्ष पहले हॉकी खेली जाती थी, उसमें आपको क्या बदलाव दिखता है? देखिए, बदलाव की बात यह है कि पहले तो ग्रास पर खेली जाती थी और पहली बार 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में जब एस्ट्रोटर्फ को इंट्रोड्यूस किया गया, कृत्रिम घास के मैदान को, तब हॉकी एकदम से पूरी तरह से बदल गई। पहले एक कलात्मक हॉकी कह सकते हैं, ग्रास के ऊपर कह सकते हैं, और उसमें एशियाई देशों को महारत हासिल थी, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। लेकिन यूरोपियन देशों ने देखा कि हम इनकी काट करने के लिए, इनको रोकने के लिए क्या करें, तो वो एक कृत्रिम घास का मैदान लेकर आए, एस्ट्रोटर्फ जिसको बोला जाता है। तो उस पर हॉकी खेली जाने लगी। वो टोटली ग्रास के ग्राउंड से बिल्कुल अलग होती है। उसमें खेलने के लिए पिंडलियों में बहुत दम चाहिए, वो गर्म भी हो जाते हैं, उसमें पानी भी छिड़कना पड़ता है इंटरवल में। तो हिट एंड रन की पॉलिसी के मुताबिक उसको लाया गया। एशियाई देशों ने, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान, ये थोड़े से दूर रहे कि नहीं, हम अपनी कलात्मक हॉकी खेलेंगे। महंगा भी बहुत था, तो हमें ये एस्ट्रोटर्फ के मैदान उपलब्ध नहीं हुए और वो यूरोपियन हिट एंड रन करके आगे बढ़ते गए, हम पिछड़ते चले गए। तभी भारत ने लगातार 1928 से लेकर 1956 तक स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक के। 60 के रोम में पाकिस्तान जीता, भारत दूसरे स्थान पर रहा। 1964 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने फिर गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उसके बाद 1968 और 1972 में मैक्सिको और म्यूनिख में भारत को कांस्य पदक मिला। और उसके बाद 1976 में जब एस्ट्रोटर्फ आ गया तब भारत 7वें स्थान पर आ गया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि एस्ट्रोटर्फ का कितना इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो फिर लगा कि इसको करना चाहिए। फिर 1982 में पहली बार नई दिल्ली में एस्ट्रोटर्फ मैदान बिछाया गया एशियाई खेलों के वक्त, और बहुत कुछ किया गया और भारतीय हॉकी पिछड़ती चली गई। 1976 के बाद 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि कई देशों ने बहिष्कार किया था। फाइनल भारत और स्पेन के बीच में हुआ, भारत उसमें स्वर्ण पदक जीता, बहुत कम देश खेले थे। लेकिन 1984 में 5वें पर लॉस एंजलिस में, 1988 सियोल में 6ठे स्थान पर, 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारत 7वें स्थान पर हो गया, 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत 8वें स्थान पर आ गया। तो ये गिरता चला गया। अब जाकर भारतीय हॉकी पुनः उठी है, जबकि आपको याद होगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 41 बरस के बाद कांस्य पदक जीता और 2024 के पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने कांस्य पदक जीता। तो ये भारतीय हॉकी उठ रही है। और आज जो मैच हुआ, 100 वर्ष पूरे करने के लिए 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि वो लगभग 1400 टूर्नामेंट करवाएगी अगले आने वाले 1 साल में। 550 जिलों में हॉकी में जो यूथ है, नए बच्चे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा और वो आगे बढ़कर आएंगे और हॉकी को प्रमोट करेंगे। और उम्मीद करते हैं, कईयों से हमने बातचीत भी की, आज पुराने खिलाड़ी थे। आज जो मुकाबला हुआ था ध्यानचंद स्टेडियम में, हॉकी इंडिया एकादश और खेल मंत्री एकादश के बीच में फ्रेंडली मैच हुआ था, जिसमें लड़कियां लड़के मिलकर खेले थे। बहुत अच्छा फन गेम था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे आए, जिनको प्रेरणा मिली, जो सभी पुराने ओलंपिक हॉकी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते थे, उनको मोटिवेशन मिली होगी और भारतीय हॉकी का भविष्य उज्जवल है। उम्मीद करते हैं कि 1928 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में भारत के जो पदक हैं, इस बार कांस्य पदक था, उसका रंग जरूर बदलेगा। श्रोताओं, एक बार आपको दोबारा बता दें, कुलविंदर सिंह कांग जी जिस अभी मैच की बात कर रहे थे, उसी मैच की कमेंट्री करके भी आए हैं और चश्मदीद बने हैं उस मैच के, और बहुत बड़ा जश्न भी हो रहा है 100 वर्षों के पूरे होने पर। और किसी भी खेल के जब इतने वर्ष
हो जाते हैं, 100 वर्ष एक बहुत बड़ा मुकाम है और जश्न मनाए जाते हैं, कई तरह के मैचेस का आयोजन किया गया है, आपने जैसे बताया सम्मानित किया जा रहा है, कितना ज़रूरी है एक खेल के लिए? देखिए, मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। वो आप ये देख लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ, अभी महिलाओं ने ओडीआई विश्व कप जीता है, कितना नाम हुआ पूरे देश में, एकदम से क्रांति आ गई लड़कियों के खेल में, उनको पैसों की बौछार हो रही है। तो ये हॉकी में जब पदक जीत कर आए हैं तो बहुत पैसे मिले। अब तो पहले हॉकी खिलाड़ियों को, जो दादा ध्यानचंद या उनके बेटे अशोक कुमार से मैंने बात की, उनको ट्रेन की टिकट भी प्रॉपर नहीं मिलती थी, कहीं जाते थे कोई खाना खिला देता था, स्कूल कॉलेज से जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती थी खेलने के लिए, किट नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें, पहले सुविधाओं का जो अभाव था, वो अब भारत सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है कि हमें इन खेलों को आगे बढ़ाना है, तो सबको अभ्यास के लिए पैसा मिल रहा है, विदेशी ट्रेनिंग मिल रही है। पहले केवल 11, 12, 15 खिलाड़ी होते थे, अब 15 खिलाड़ी तो साथ में 20 का स्टाफ है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हों, चाहे वो वीडियो वाले हों, चाहे मेंटली बताने वाले हों। तो ये सब लोग मिलकर टीम को एक परिपक्वता चाहिए, उनमें जो आत्मविश्वास लाना चाहिए वो आत्मविश्वास भरते हैं। और जब आत्मविश्वास होता है, आपका पेट भरा हो तो सब ठीक रहता है। जब आपको नौकरी मिल रही है, आपको डीएसपी एसपी लगाया जा रहा है, तो आप आर्थिक दृष्टिकोण से अपने परिवार को जब आप सुरक्षित समझते हैं, तो उसके बाद वे खिलाड़ी पूरे तन मन धन के साथ खेलता है। तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में बहुत से हॉकी खिलाड़ी आएंगे उभर कर, जो कि भारतीय हॉकी की पताका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहराएंगे। कई सारी स्कीम्स भी चल रही हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, साइंस सेंटर्स भी खुल चुके हैं और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनके अंडर भी बहुत से खिलाड़ी हमारे ट्रेंड हो रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है दीपिका, सबसे बड़ी बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना देंगे। 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे, उसका भारत को ये फ़ायदा मिला कि दिल्ली में कितने स्टेडियम बने। नेहरू स्टेडियम देख लीजिए आप, ये ध्यानचंद का स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम देख लीजिए। जब यहाँ पर 4 मार्च 1951 को पहले एशिया खेलों का उद्घाटन हुआ था, उस वक्त इसको एम्फी थिएटर कहा जाता था, बाद में ये नेशनल स्टेडियम बना, फिर अब इसका नाम दादा ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया। तो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाएगा, खेलों की मूलभूत सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलेगी, तो खिलाड़ी क्यों ना उभर कर आएंगे, इसको अपनाएंगे। और अब इतना प्रोत्साहन मिल रहा है कि सभी में जबरदस्त कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा, पहले तो नॉक करके आते थे ना, आप दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ता है, इतना बढ़िया आपको परफॉर्म करना पड़ता है, नहीं तो दूसरे लोग आपको धक्का देकर वो जगह लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं। 100 वर्षों के एक स्वर्णिम जो सफर हॉकी ने पूरा किया है, उसको लेकर आप खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे, अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 100 वर्ष पूरा हुआ, खिलाड़ी अपने को फोकस रखें। हम कमेंट्री करते हैं तो हम कमेंट्री में फोकस रहते हैं, हमें पूरा होमवर्क करना पड़ता है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। खेल में अगर कुछ देर के लिए खेल रुक गया तो कितनी बार स्कोर बताएंगे, तो आपको कुछ उससे जुड़े हुए आंकड़े बताने पड़ते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करनी पड़ती है, फिजिकल फिटनेस लानी पड़ती है, अपने स्किल को पूरा करना पड़ता है। दादा ध्यानचंद या मिल्खा सिंह की बात कर लें, वो आर्मी में थे, रात को उठ उठ के प्रैक्टिस करते थे। दादा ध्यानचंद रात के वक्त चांद की रोशनी में वो प्रैक्टिस किया करते थे। तो जब डेडिकेशन होगा तो परिणाम अपने आप निकलेगा। कहते हैं ना कि जीवन सुख का सपना होगा, पर पहले कुछ तपना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलविंदर जी, और इतनी बेहतरीन इतिहास जो 100 वर्षों का हॉकी का रहा है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।